नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे घर में। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल एसेट। पिछले दिन मैंने आपको कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था। आज हम लोग कैपिटल एसेट शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने चार्जिंग सेक्शन में आपको बेटा बताया था कि कैपिटल गेन कब राइज होगा। कैपिटल गेन राइज तब होगा जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन राइज होने के लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट होने से काम नहीं चलेगा, उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो। अगर ये दोनों टेक प्लेस करता है तो ही कैपिटल गेन राइज होगा। तो बेटा, कैपिटल एसेट होता क्या है ये हम लोग जानते हैं आज। देखिए, कैपिटल एसेट क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दिया हुआ है। मोस्टली जो डेफिनेशन है बेटा वो सेक्शन 2 में गिवन होता है। आप पढ़े होंगे लॉ मेरे से, लॉ में भी देखिएगा ज्यादातर डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है। कंपनीज एक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है, वहां भी ज्यादातर डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है। इनकम टैक्स में देखिए ज्यादातर डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में ही मिलेगा। कुछ एक आध डेफिनेशन ऐसा है जो विद इन द एक्ट डिफाइन हो जाता है, नहीं तो मोस्टली चीजों का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 डिफाइन करता है। तो कैपिटल एसेट क्या होता है ये सेक्शन 214 बताता है। ठीक है बेटा, क्या कहा गया देखिए कैपिटल एसेट के बारे में। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट मान लिया गया। देखिए क्या लिख रहा है, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। बाप रे बाप, इतना बड़ा डेफिनेशन। देखो क्या कह रहा है बेटा, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। जितनी भी प्रकार का एसेट्स है वो कैपिटल एसेट है। ध्यान देंगे, इसके बजाय कि क्या क्या कैपिटल एसेट है, लॉ ने आपको बता दिया है कि क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, देखिए लिख दिया है ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। चाहे वो एसेट्स आपका बिजनेस में रखा हुआ हो, चाहे वो एसेट्स आपके घर में रखा हुआ हो, चाहे आपका वो एसेट्स आपके पर्सनल यूज का हो, चाहे वो एसेट्स आपका टेंजिबल हो, चाहे वो एसेट्स आपका इंटेंजिबल हो, कोई भी फॉर्म में एसेट्स हो, हर एक तरह के एसेट्स को यहां कैपिटल एसेट्स माना गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। कैपिटल एसेट क्या होता है ये बताता है। कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हुए सेक्शन 214 ने कहा कि ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। ठीक है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा डेफिनेशन दे दिया तो फिर कुछ नेगेटिव लिस्ट निकालकर हमें लॉ ने दिखाया। क्या नेगेटिव लिस्ट है? पहले तो कह दिया कि सभी प्रकार का एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़कर। ये जो 1 2 3 4 5 6 बातें लिखी हुई हैं इनको छोड़कर, इसका मतलब ये जो 6 बातें हैं ये 6 का 6 कैपिटल एसेट नहीं है। और बच्चों, अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो ये आपके लिए खुशी है। क्यों? कल को जाकर अगर आप इस एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। समझ रहे बच्चों? सेक्शन 214 फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया और कहा गया सेक्शन 214 में कि सभी प्रकार का एसेट्स, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे घर में रखा हुआ हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, किसी भी प्रकार का एसेट्स है वो कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, लेकिन फिर इनकम टैक्स ने चालाकी से आपको कुछ नेगेटिव लिस्ट निकाल कर दे दिया, यानी एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर सभी प्रकार का एसेट्स कैपिटल एसेट्स है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इन 6 को छोड़कर। इसका मतलब ये जो 6 यहां लिखा हुआ है बेटा ये कैपिटल एसेट नहीं है। और जब ये कैपिटल एसेट नहीं है तो कल को जाकर अगर आप इन्हें ट्रांसफर करेंगे भी तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। ठीक बात है। इसके बजाय कि क्या क्या कैपिटल एसेट होता है, लॉ ने आपको बताया, सेक्शन 214 ने आपको बताया क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। क्योंकि खुद सोचिए ना कि लॉ किस किस चीज के बारे में बताएगा कि ये कैपिटल एसेट होता है, ये कैपिटल एसेट होता है, ये कैपिटल एसेट होता है। इसके बजाय लॉ ने कह दिया भैया सब चीज कैपिटल एसेट है, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, लेकिन इनको छोड़कर। समझ में आ रहा? मैंने यहां लिख भी दिया है, देखिए कि इसके बजाय कि क्या क्या कैपिटल एसेट होता है, लॉ ने बताया है क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। राइट बच्चों? तो क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है? स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे के सारी ये जो 3 लिखा हो ना, ये मैं बॉन्ड्स है जो इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो अगर ये नोटिफाइड बॉन्ड, इस तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो 6 बातें लिखी हुई हैं, स्टॉक इन ट्रेड,
मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेसिफाइड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। बेटा ये सारे के सारे जो 6 बातें हैं ये कैपिटल एसेट नहीं होता है, और जब कैपिटल एसेट नहीं होता है तो कल को जाकर आप बेटा इसे ट्रांसफर करेंगे भी तो कैपिटल गेन अराइज होने की कोई भी संभावना नहीं है। ध्यान सुनिए, चलिए एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कैपिटल एसेट नहीं है बच्चों? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। अब सवाल आया सर कि स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है? बच्चों आप बिजनेसमैन हो तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, समझ रहे हैं? अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़ा मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मैं गोल्ड का व्यापारी हूं तो गोल्ड मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मैं मेडिसिन का व्यापारी हूं, ट्रेडर हूं, तो मेडिसिन मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर आप जूते के व्यापारी हैं तो जूता आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, आप किसी भी चीज की अगर आप रेगुलर कोर्स पे, ठीक है, अगर कोई चीज कर रहे हैं तो वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है ना, रेकरिंग एक्टिविटी होना चाहिए, वो काम आप बार बार, जैसे आप आम बेचते हैं तो आम आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, समझ रहे हैं? आप सब्जी बेचते हैं तो सब्जी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो सबसे पहला बात क्या सर कि सभी प्रकार का एसेट्स कैपिटल एसेट्स है, लेकिन स्टॉक भी तो एसेट्स होता है। आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में स्टॉक को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है बच्चों। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो स्टॉक को 3 तरीके से दिखाया जाता है। चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो स्टॉक फिनिश गुड्स का हो, समझ रहे हैं आप? चाहे वो स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल के तौर पे रखा हुआ हो, चाहे वो स्टॉक आपके पास WIP वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे रखा हुआ है, चाहे वो स्टॉक फिनिश गुड्स का हो, ये तीनों का तीनों बेटा स्टॉक इन ट्रेड है। और जब स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस में चला जाएगा, ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। और इसके लिए हम लोग इसका इनकम को देखेंगे PGBP में, PGBP के हेड में। ठीक है, इसको बेचने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट और गेन होगा तो उससे रिलेटेड हम लोग कहां पढ़ेंगे? PGBP में। फिलहाल स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल के तौर पे रखा हुआ हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे रखा हुआ हो, चाहे फिनिश गुड्स के तौर पे रखा हुआ हो, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। दैट्स इट। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? चलिए आगे, इसको भी छोड़ दीजिए, बस मैंने आपको ये पढ़ाया है, स्टॉक इन ट्रेड समझ में आ गया होगा। दूसरा समझिए बेटा, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। जो आपका मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब बताइए मूवेबल पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? ऐसी चीज जिसको एसएससी खुद पर्सनली यूज करता है, ऐसी चीज जिसको एक एसएससी खुद पर्सनली यूज करता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मूवेबल लिखा हुआ है, पहली बात तो ये मूवेबल, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। और दूसरा पर्सनल इफेक्ट है वो आपका, वो पर्सनल इफेक्ट का मतलब आप उसको पर्सनली यूज कर रहे हो। अब चलिए हम आपको कुछ लिस्ट बताते हैं जो मूवेबल भी है और आप उसको पर्सनली यूज भी करते हैं। अगर मेरी एग्जांपल देखो बेटा, तो ये मेरे लिए क्या है? पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल भी है और पर्सनल इफेक्ट है। मेरा घड़ी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। मेरा फ्रिज क्या है? घर का पर्सनल इफेक्ट है, जिसको एसएससी पर्सनली यूज करता। आपके घर का जो सोफा है वो क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। डाइनिंग टेबल क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। पंखा क्या है? एसी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज, फर्नीचर क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। तो क्या क्या कोई कौन कौन सा एसेट्स ऐसा है जिसको एसएससी खुद पर्सनली यूज करता है? चलिए यहां लिस्ट देखिए, मैंने यहां लिखा है पर्सनल इफेक्ट्स या ऑब्लिक एसेट्स। देखिए, तो एक एसएससी पर्सनली किस किस चीज को यूज करता है? हाउस, जिस घर में आप रहते हैं, अगर वो घर आपका है तो आपका पर्सनल इफेक्ट है। आपके पास अगर कोई आपका जमीन है, खुद का है, जिसको आप खुद के लिए यूज करते हैं, तो लैंड भी आपका पर्सनल इफेक्ट है। ओके बच्चों, उसके बाद घड़ी पर्सनल इफेक्ट, टीवी पर्सनल इफेक्ट्स या एसेट्स, कार, लैपटॉप, फर्नीचर, क्लॉथ, यूटेंसिल्स यानी आपके घर में रखे हुए बर्तन, एसी, फैन, गोल्ड। गोल्ड भी आप लोग जो गोल्ड पहनते हैं, ठीक है, वो गोल्ड भी क्या है आपका? आप एसएससी खुद यूज कर रहा है, आप खुद यूज करते हैं, तो वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट है। शेयर्स, अगर आपने शेयर्स खरीदा है, ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने 10 शेयर्स 20 शेयर्स रिलायंस टाटा का खरीदा है, तो शेयर्स भी आप क्या पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है, इन्वेस्टमेंट है आपका। तो ये सारी बेटा क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। और मैं यहां लिखा हूं जो पर्सनल मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। ध्यान देंगे, जो मूवेबल हो और पर्सनल इफेक्ट हो वो कैपिटल एसेट नहीं होता है बेटा। हाउस और लैंड पर्सनल इफेक्ट तो है क्योंकि एसएससी इसको खुद यूज कर रहा है, लेकिन मूवेबल नहीं है बच्चों। और अगर ये मूवेबल नहीं है तो याद रखिएगा बच्चों, ये कैपिटल एसेट नहीं होगा। यस और नो?
बात समझ रहे हैं ना? हाउस और लैंड ये दोनों पर्सनल इफेक्ट तो है, क्योंकि आप इसको पर्सनली यूज कर रहे हैं बेटा, लेकिन क्या ये मूवेबल है? मूवेबल नहीं है तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। बात समझते हैं? इज इट ओके? पक्का? चलिए आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है, ऐसा होगा क्या? बताइए, कुछ सोचिए, मैंने सही बोला कि गलत बोला? जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन क्या हाउस और लैंड, बताओ क्या हाउस और लैंड, ध्यान से सुनना, क्या हाउस और लैंड मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है? ध्यान सुनिए, क्या हाउस और लैंड मूवेबल है? नहीं। इसका मतलब ये पर्सनल इफेक्ट तो है लेकिन मूवेबल नहीं है, इसका मतलब बेटा ये कैपिटल एसेट है। मैंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, बोला था ये कैपिटल एसेट होगा। कल को जाकर अगर आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन राइज होगा। क्यों? क्योंकि क्या पर्सनल इफेक्ट माना जाता है? मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। ध्यान से सुनना, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए, मूवेबल भी होना चाहिए, तब वो पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। हाउस और लैंड मूवेबल नहीं है बेटा, और चूंकि मूवेबल नहीं है तो ये पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी हम लोग इसे क्या मान लेंगे? कैपिटल एसेट मान लेंगे। चलिए, इज इट ओके? ये सब जो भी लिस्ट मैंने वॉच, टीवी, फ्रिज, कार, लैपटॉप, फर्नीचर, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, एसी, फैन जो भी लिखा है ये मूवेबल भी है और आपका पर्सनल इफेक्ट है, तो ये कैपिटल एसेट, बोलिए, कैपिटल एसेट नहीं होगा। इसका मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, अब आप पूछिएगा क्यों, ऐसा क्यों? यहां इनकम टैक्स ऑफिसर ने बड़ा गेम खेला है, ठीक है, बड़ा दिमाग से आपके साथ खेला है। क्या खेला है? ध्यान से सुनिए। अगर बच्चों, अगर आपने कोई घड़ी खरीदा है, कोई टीवी खरीदा, कोई कार खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा, आप सोचिए अगर आपने कोई कार खरीदा है, ठीक है, आज 2017 में कोई कार खरीदा है बच्चों, मान लो वो कार खरीदा है लेट से 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में आपने कोई कार खरीदा, आज आप उसको 2021 में बेचना चाहते, तो बताओ कितने में बिकेगा? ये तो बात पक्का है कि 10 लाख से कम में ही बिकेगा। मान लो कि वो 4 लाख में बिक रहा है, 4 लाख में, तो बताओ बच्चों कि 10 लाख में आपने खरीदा था और 2021 में 4 लाख में बेच रहे हो, यानी कि 6 लाख रुपए का लॉस हो गया। कितना हो गया? लॉस हो गया। यानी कि यहां इनकम टैक्स आपसे कोई गेन तो आपको हो नहीं रहा कि आपसे कोई टैक्स ले, उल्टा एसएससी को लॉस हो रहा है, तो उल्टा पैसा किसको देना पड़ता है? इनकम टैक्स को देना पड़ता है, एसएससी को। इसके लिए सरकार ने कहा कि भैया जो मूवेबल है और जो पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है। आप सोचिए आपके घर में फ्रिज आपने 10 साल पहले खरीदा था, आज उसको जाकर बेचेंगे तो कुछ गेन होगा क्या? आज से 10 साल पहले आपने 20,000 में लिया होगा मान लीजिए, तो आज बेचेंगे तो 2-4 हजार रुपया मिलेगा, तो गेन की तो कोई बात ही नहीं आती है। ऊपर से आपको लॉस हो जाएगा, आप दिखाओगे कि 20,000 में खरीदा था, 2,000 में बेचा, 18,000 का लॉस। इनकम टैक्स वापस से आपको वो क्या करेगी? कॉम्पनसेट करेगी। इसके लेकर इनकम टैक्स ने कहा कि नहीं भाई, जो आपका पर्सनल इफेक्ट है उसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे। लेकिन बच्चों, गोल्ड भी आपका पर्सनल इफेक्ट है, गोल्ड मूवेबल है और आपका पर्सनल इफेक्ट है, आप उसको यूज करते, लेकिन सरकार ने गोल्ड को, ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड को पर्सनल इफेक्ट मानी है, लेकिन फिर भी इसको मानते हुए, ध्यान से सुनना, इसको कैपिटल एसेट माना है। गोल्ड पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी कैपिटल एसेट माना गया है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने गोल्ड खरीदा होगा, मान लीजिए 5 लाख का गोल्ड खरीदा है आपने, और आज उसको बेचोगे तो 5 लाख से ज्यादा में बिकेगा। यस और नो? मतलब गोल्ड के केस में अगर आपने आज से 20 साल पहले गोल्ड खरीदा है 5,000 रुपए, तो आज उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा होगी। यानी कि यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां गोल्ड को उन्होंने कैपिटल एसेट मान लिया है, इवन दो कि वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा। तो एक मैं बारीकी बात बता देना चाहता हूं आपको, हर वो चीज जिसको आप खरीद कर, समझ रहे हैं, सस्ते, जिसको आप खरीद कर सस्ते में बिकेगा या कम में बिकेगा, उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना है, ठीक है। और जिसको आप खरीद कर महंगे में बेच सकते हैं, जिसको आप खरीद कर महंगे में बेच सकते हैं, सरकार उसे कैपिटल एसेट मान ली है, इवन दो वो आपका पर्सनल इफेक्ट हो। आप सोचिए, आप घड़ी खरीदे, ये कपड़े खरीदे, फ्रिज खरीदे, कार खरीदे, लैपटॉप, ये सब आप चीज खरीद कर, फर्नीचर, ये सब आप खरीद कर, ठीक है, महंगे में नहीं बेच पाएंगे। जितना में खरीदे थे उससे कम में ही आप क्या करना होगा, आपको बेचना होगा। तो यहां एसएससी को लॉस होगा।
डिपार्टमेंट को यहाँ से एसएससी से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन गोल्ड अगर आपने खरीदा है तो खरीद कर अगर कभी फ्यूचर में बेचेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी डिपार्टमेंट को यहाँ से फायदा है। इसलिए उसने गोल्ड को क्या कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड को कैपिटल एसेट माना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन इस मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में कुछ चीज ऐसा है जो मूवेबल भी है, पर्सनल इफेक्ट भी है और कैपिटल एसेट भी है। क्या क्या, ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शन मैंने लिखा। सबसे पहली बात, जो आपका मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है बच्चों वो आप कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन ज्वेलरी को छोड़कर, ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट भी है, मूवेबल भी है और कैपिटल एसेट भी है। पेंटिंग, आपके घर में जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वो पेंटिंग्स और ड्राइंग नहीं कि जो आप बना करके घर में टांग देते हैं, बचपन में ड्राइंग बना करके घर में लगा दिया करते थे, उसकी बात नहीं हो रही है। फेमस पेंटर्स की पेंटिंग्स और ड्राइंग और स्केचेस लाइक एमएफ हुसैन टाइप का जो बड़े बड़ा पेंटर्स है ना, ड्राइंग्स आर्टिस्ट, इस टाइप के जो लोग हैं, अगर उनकी पेंटिंग्स आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, सपोज आज से कुछ साल पहले आपने उसे 1 लाख में खरीदा था, आज उसको बेचोगे ना तो महंगे में बिकेगी। बात समझ में आ रहा है? तो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स अगर बड़े पेंटर्स का लगा हुआ है आपके घर में, ठीक है, बड़े आर्टिस्ट का लगा हुआ है, तो बेटा वो कैपिटल एसेट है। इवन आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, आपका पर्सनल इफेक्ट है, वो मूवेबल है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार उसे कैपिटल एसेट मानती है। ठीक है, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, अगर आपके पास कोई पुरातात्विक चीज है, मान लीजिए टीपू सुल्तान का चश्मा, तलवार है, गांधी जी का चश्मा है, समझ में आ रहा है, डायनासोर का मुंडी है, इस तरह की कोई पुरातात्विक चीज है आपके पास, ठीक है, तो वो पुरातात्विक चीज अगर आज से 100 साल, 200 साल, 1000, 2000 साल पुरानी कोई चीज है आपके पास, आज अगर उसको आप ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, तो ज्यादा पैसा आएगा, आपको बहुत बड़ा गेन होगा। तो सरकार उस स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को भी कैपिटल एसेट मानी है, इवन दो आपके घर में वो लगा हुआ है, ड्राइंग रूम में सजा हुआ है, आपका पर्सनल इफेक्ट है, वो मूवेबल भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही आपको की पॉइंट बता दिया कि हर वो चीज जिसको आप खरीद कर महंगे में बेच सकते हैं, उन सब चीजों को सरकार ने क्या माना है, कैपिटल एसेट माना है बच्चों। और लिखा है एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई प्रकार की कलाकारी वाली चीज, मतलब कोई भी कलाकारी वाली चीज जिसको आप सस्ते में जिसको आप खरीद कर महंगे में बेच सकते हैं, सपोज 1 लाख में खरीद कर 1 लाख से ऊपर में बेच सकते हैं, वो सारी की सारी चीज कैपिटल एसेट के कैटेगरी में है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कैपिटल एसेट में मूवेबल पर्सनल इफेक्ट को नहीं लिया गया है। एसएससी का जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या आता है, तो हाउस भी आपका पर्सनल इफेक्ट है, लैंड भी आपका पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन चूंकि ये मूवेबल नहीं है, यानी कि ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, कल को जाकर आप हाउस और लैंड को सेल करोगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा बच्चों। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लैंड खरीदते हैं, अगर खरीदे होंगे आज से 20 साल पहले, तो आज अब खुद सोचिए कि आज ट्रांसफर करेंगे तो कितना महंगा में बिकेगा। ठीक है, आप वॉच, टीवी, फ्रिज, कार, लैपटॉप, फर्नीचर, दुनियादारी, ये सब जो भी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप खरीद कर अगर बेचेंगे आज तो कम में बिकेगा, इसलिए इसे कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। लेकिन यही गोल्ड, मैंने गोल्ड की बात कहा कि अगर गोल्ड आपके पास है तो गोल्ड को कैपिटल एसेट माना गया है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज गोल्ड आज से कुछ साल पहले अगर आप खरीदे होंगे तो 100% आज उसको जब आप बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक शेयर्स है, शेयर्स भी आपका क्या है, पर्सनल इफेक्ट है, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ध्यान देंगे बच्चों, शेयर्स को लेकर मैं एक बात बता रहा हूं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स और वो स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर है यानी कि वो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटीज में डील करता है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स का ट्रेडिंग करता है, खरीदता बेचता है। तो शेयर्स उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है बच्चों, शेयर्स उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक ब्रोकर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक स्टॉक ब्रोकर है जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटीज में डील करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, उसकी रेगुलर एक्टिविटीज है, यानी कि शेयर्स उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड होगा, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, याद आएगा। चलो, लेकिन अगर आपने खरीदा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ध्यान देंगे, अगर आपने शेयर्स रिलायंस का खरीदा हुआ है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है,
कल को जाकर आप अगर रिलायंस के शेयर्स को बेचेंगे तो अगर जो गेन होगा तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट है अगर किसी व्यक्ति का शेयर्स में तो वो कैपिटल गेन अराइज होगा वहां से, लेकिन एक व्यक्ति जिसका बिजनेस ही है शेयर्स खरीदना और बेचना तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में रखा हुआ चीज उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक ब्रोकर के लिए शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड है, और अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे जिस तरीके से हम और आप अपने कंपनी के अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से नॉन रेसिडेंट जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर बैठा है, वो भी तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है। हमारी सरकार उसे इनकरेज करती है। जब भी आप तो जानते हैं पीएम मोदी, हमारे जो पीएम मोदी हैं वो बहुत सारा इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं ताकि इंडिया के बाहर के लोग भी भारत में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इंडिया के बाहर के लोग भी क्या करते हैं, भारत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं सर? एनआर नॉन रेसिडेंट जो है वो FIIs के थ्रू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, ध्यान देंगे, या फिर FPS के थ्रू, FIIs के थ्रू, या फिर FPS फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू वो लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं। नॉन रेसिडेंट भी इंडिया के सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, रिलायंस का शेयर खरीदते होंगे, टाटा का शेयर, डिबेंचर बॉन्ड्स में पैसा लगाते होंगे। कैसे, किसके थ्रू? नॉन रेसिडेंट किसके थ्रू पैसा लगाते होंगे? FIIs के थ्रू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो ध्यान देंगे बच्चों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तभी ये लोग भारत में पैसा लगाने का हिम्मत करेंगे जब सरकार उससे कम टैक्स ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब वो हमारे कंट्री में पैसा लगाएगा तो हमारे कंट्री से कुछ ना कुछ उसे गेन होगा। अगर भारत से कोई शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए अगर वो लोग लगाएगा तो भारत से कुछ मुनाफा होगा, और उस मुनाफा पे ज्यादा सरकार टैक्स ले लेगी तो अगली बार से वो भारत में इन्वेस्टमेंट ही ना करेगा। तो सरकार, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, सरकार, हमारा मोदी जी कहते हैं कि भैया आइए भारत में आप पैसा लगाइए, ठीक है, हम आपसे कम टैक्स लेंगे, कम से कम टैक्स लेंगे। तो जो नॉन रेसिडेंट हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं। अब बताइए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो नॉन रेसिडेंट का पैसा लगवा रहा है इंडिया के कंपनीज में और इंडिया में, उसका तो वो रेगुलर एक्टिविटी है, वो डेली वही काम करता है। तो इंडिया का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर्स है, उसने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहा कि चूंकि आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया के अंदर, नॉन रेसिडेंट का पैसा लगा रहे हो इंडिया के अंदर, तो आपकी तो ये स्टॉक इन ट्रेड हो गई, और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन नहीं होता है, इसके लिए तो PGBP में आप जाएंगे। PGBP में अब आप PGBP में आपको पता है, अभी मैं बता देता हूं कि PGBP में जब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो काम कर रहा है, पैसा लगवा रहा है, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, शेयर्स सिक्योरिटीज में जो वो डील कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो PGBP में जाएगा, कैपिटल गेन तो होगा नहीं, PGBP के हेड में जाएगा। PGBP के हेड में जाने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि नॉन रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गेन में ही टैक्स लगा देते तो कम टैक्स देना पड़ता, जबकि हमने नॉन रेसिडेंट से वादा किया है कि भाई भारत में पैसा लगाओ, कम से कम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक ये अमेंडमेंट आया था, इनकम टैक्स में चेंजेस आया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, ध्यान देंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये लोग जो काम कर रहा है, नॉन रेसिडेंट का पैसा लगवा रहा है इंडिया में, इसके लिए तो ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन इसको हम स्टॉक इन ट्रेड होते हुए भी PGBP नहीं मानेंगे, इसको हम कैपिटल गेन के अंदर ही रखेंगे। इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में है तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। यानी अगर इंडिया का कोई स्टॉक ब्रोकर है, जो शेयर खरीदता है बेचता है, डिवेंचर खरीदता है बेचता है, उसके लिए वो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड स्टॉक इन ट्रेड है और उसके लिए वो PGBP में टैक्स देगा, कैपिटल गेन में नहीं। लेकिन अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है
उसके लिए भी स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन उस पर कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है, कम से कम टैक्स लगाया जाए ताकि वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट भारत में करे। इसके लिए पीजीबीपी में नहीं माना गया, उन्हें कहा गया कि भाई तुम भारत में आकर रेगुलरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करवाओ, हम तुम्हारी कम से कम टैक्स लेंगे, इसके लिए तुम्हारा इनकम को हम पीजीबीपी में नहीं ले जाएंगे, कैपिटल गेन के अंदर ही रहने देंगे। तो बच्चों मैंने लिखा है कि ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्टॉक इन ट्रेड चाहे रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो, ये सब स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है, एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। मतलब अगर ये स्टॉक इन ट्रेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है तो फिर ये कैपिटल एसेट ही माना जाएगा, इवन दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक इन ट्रेड जैसा ही दिखने में लग रहा है स्टॉक इन ट्रेड और है भी स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन इसे कम टैक्स देना पड़े, सरकार इसके लिए इसे किस कैटेगरी में रखा है, कैपिटल एसेट के कैटेगरी में है। तो कुल मिलाकर बात क्या आया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में जो शेयर्स है वो कैपिटल एसेट होगा, और कैपिटल एसेट होगा और उसका जब भी वो ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको शेयर्स के बारे में बता दिया। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट के बारे में एक बार और सुन लीजिए। हर वो चीज जो मूवेबल है और आपका पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। इसके लिए की पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या की पॉइंट है कि हर वो चीज जो हर वो एसेट्स जिसको एसएससी ने खरीदा है और उसको सस्ते में बेचेगा, वो सस्ते में बिकेगा मार्केट में, वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन जिसको आपने खरीदा वो मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा में बिक सकता है, तो फिर बेटा वो क्या होगा, वो आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। यानी ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखो, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा का सारा चीज कैपिटल एसेट है। इवन कि ये क्या है बेटा, ये मूवेबल है और पर्सनल इफेक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब चीजों को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो जितने में खरीदे थे उससे महंगे में बिकेगा। ठीक है, ट्रांसफर होगा, तो ये कैपिटल एसेट के कैटेगरी में है। हाउस और लैंड आपका पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन ये चूंकि मूवेबल नहीं है। अगर ये मूवेबल होता, हाउस और लैंड अगर मूवेबल होता तो फिर ये भी कैपिटल एसेट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हाउस और लैंड मूवेबल नहीं है तो ये कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट है तो कल को जाकर ट्रांसफर करेंगे हाउस और लैंड को तो कैपिटल गेन अराइज होगा। आप वॉच, टीवी, फ्रिज, कार, लैपटॉप, फर्नीचर, क्लोथ, यूटेंसिल्स, एसी, पंखा, इन सब, ये सब आपका मूवेबल है और पर्सनल इफेक्ट है, और बच्चों कल को जाकर इसे आप ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट इसे माना ही नहीं गया है। ठीक बात है। लेकिन गोल्ड मूवेबल भी है, पर्सनल इफेक्ट भी है, और इसे कैपिटल एसेट माना गया है। रीजन तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि गोल्ड जब आप पहले खरीदे होंगे, आज ट्रांसफर करेंगे, महंगे में बिकेगा। शेयर्स को लेकर मैंने आपको बातें बताई कि शेयर्स अगर मेरा है, खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, विवेक सर ने खरीदा है रिलायंस का शेयर, कल को जाकर हम शेयर को ट्रांसफर करेंगे, मान लो हम 5,000 में खरीदे थे और आज ट्रांसफर कर रहे हैं तो 20,000 में बिक रहा है, तो उस 15,000 जो दिख रहा है आपको, 5,000 की चीज को मैं 20,000 में बेच रहा हूं, तो 15,000 कैपिटल गेन होगा, क्योंकि शेयर, ध्यान से सुनिएगा, शेयर को कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इवन कि वो मूवेबल है और पर्सनल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले आप जो शेयर खरीदे होंगे, आज ट्रांसफर करेंगे तो महंगे में बिकेगा। फिर शेयर्स को लेकर मैंने कुछ बात बताया कि ऐसा व्यक्ति जो शेयर में डील करता है, स्टॉक ब्रोकर है, शेयर खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, स्टॉक ब्रोकर शेयर्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। उसे जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो पीजीबीपी में टैक्स देगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कैसे इन्वेस्ट करेगा नॉन रेसिडेंट? थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ध्यान उसको लेकर मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसके लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड ही है, लेकिन चूंकि कम टैक्स पे करना पड़े उसे, इसके लिए सरकार ने उसे कैपिटल एसेट के कैटेगरी में ही रखा है। ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए।
अगर कोई ज्वेलरी बेच रहा है, देखिए यह सब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ज्वेलरी का दुकानदार ज्वेलरी बेच रहा है तो ये मत बोल देना कि ज्वेलरी बेच रहा है तो कैपिटल गेन राइज होगा, नहीं बेचा। फिर ज्वेलरी अगर वो बेच रहा है तो ज्वेलरी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना, तो फिर स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट नहीं होता। आपका जो अगर पर्सनल है, मैंने लिखा है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, वो कैपिटल एसेट नहीं। आप अगर घर में कोई ज्वेलरी रखे हैं और उसको बेच रहे हैं तो फिर वो कैपिटल एसेट है। कोई दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार का तो बिजनेस है, ठीक है, तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दुकानदार पेंटिंग्स ही बेच रहा है एमएफ हुसैन का, तो रेगुलर बेसिस पे रेकरिंग नेचर का काम है, वो डेली यही काम कर रहा है, उसके लिए बिजनेस है, उसके लिए वो पेंटिंग स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। लेकिन आपके घर में कोई पेंटिंग रखा हुआ था एमएफ हुसैन को, आप उसे बेच रहे हैं, आपका काम नहीं है पेंटिंग बेचना, आपका काम नहीं है गोल्ड बेचना। बात समझ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में फर्नीचर है, ठीक है, सबके घर में है। फर्नीचर तभी तक है बच्चों जब वो लकड़ी का है। अगर उस फर्नीचर में आपने कोई गोल्ड का काम करवा दिया, ध्यान से सुनिएगा, फर्नीचर के बारे में मैंने क्या कहा है कि फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है। आज से 10 साल पहले अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा होगा 10,000 में, आज जाकर बेचेंगे तो 4,000 में बिकेगा, 2,000 में बिकेगा, 1,000 में बिकेगा, यानी कि गेन कुछ नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। सरकार को आप टैक्स क्या देंगे, ऊपर से सरकार से ही डिमांड कर लेंगे कि देखिए सरकार हमने 10,000 में खरीदा, 2,000 में बेचा, 8,000 का लॉस हुआ, मुझे दो। सरकार कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल है, हम इसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानते। लेकिन अगर उस फर्नीचर में आपने गोल्ड का काम करवा दिया, डायमंड का काम करवा दिया, अगर मेरी ये शर्ट की बटन गोल्ड की है, तो बताओ बच्चों, इसको जब हम आगे बेचेंगे तो कम में बिकेगा कि ज्यादा में बिकेगा? फर्नीचर तभी है जब वो लकड़ी का है। अगर आप उसमें गोल्ड का काम करवा दिए तो वो गोल्ड कहलाएगा। पंखा तभी है जब पंखा में कोई सोना चांदी ये सब का काम नहीं है। अगर उसमें आपने कोई ज्वेलरी का काम करवा दिया तो आपके लिए पंखा होगा, सरकार के नजर में वो ज्वेलरी है। ये शर्ट तभी तक है जब सब लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। अगर इसमें गोल्ड की काम हो जाएगी, डायमंड की काम हो जाएगी, तो फिर ये शर्ट ज्वेलरी कहलाएगा। सारी तभी तक है जब वो कपड़े से बना है। अगर उसमें आपने गोल्ड डायमंड का काम करवा दिया तो वो सारी आपके नजर में होगा, सरकार के नजर में गोल्ड है, और गोल्ड है तो फिर वो कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट है तो कल को जाकर ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है? कैपिटल एसेट नहीं होता है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो कैपिटल एसेट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ये क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।